लो भाई, पहले तो कल वाला रिवाइज कर ले। ठीक है, कल जितना करवाया था नाउन के बारे में वो सब रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक तो टाइप की बात हुई थी। टाइप अपने पास में कितने हो गए इसके? 5 टाइप। 5 टाइप प्रोनाउन। हाँ, रिवीजन। देखो, 5 टाइप हुए। 5 टाइप के अंदर कौन से आए अपने पास में? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल अनकाउंटेबल, इसलिए सिंगुलर। प्रॉपर क्योंकि नाम होता है, नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, जैसे आपसे एग्जांपल पूछे थे कि जनवरी फरवरी ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होते हैं क्योंकि मंथ के नाम है। मंथ के नाम है, ये प्लूरल नहीं हो सकते। लेकिन संडे मंडे क्या होता है? ये भी प्रॉपर नाउन है। मंथ, वीक वगैरह ये जो वर्ड है ना, ये कॉमन नाउन होते हैं। फिर कल हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स में डिफरेंस देखा था, और उस डिफरेंस को देखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एग्जाम्पल्स की कैटेगरी बना ली। कैटेगरी में हमने ये देखा कि जो काउंटेबल नाउन है, एक तो सिंपल वाले तो अपने पास में होते ही है, ये टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन वगैरह वगैरह ये सब। और कुछ खास ऐसे एग्जाम्पल नहीं है ये। इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, वी हैव इनवाइटेड गुड स्टूडेंट टू सॉल्व दिस। अब इसमें वो कह देगा कि क्या गड़बड़ है, या फिर वो कुछ भी एक, अगर अपने बात करें इसमें अधूरापन सा क्या दिख रहा है अपने को इस सेंटेंस में? क्या अधूरापन, क्या गड़बड़ है इसमें? तो रूल ये निकल के आता है अपने पास में, स्टूडेंट, ये सिंगुलर है ना? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी होगा, कोई भी ऐसा नाउन जो काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हो और वो सिंगुलर है, तो उससे पहले डिटर्मिनर जरूर जरूर आएगा। एडजेक्टिव चाहे 10 आ जाए, लेकिन वो एक डिटर्मिनर का आना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव कितने भी लगाओ आप। ठीक है, तो ये हमने देखा था इसके अंदर एक कॉमन नाउन का एक रूल देखा था, एक तरीके से अपने बात करें इसमें। एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन थे, उन एग्जाम्पल को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाउन जो दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस होते हैं। जो हमारे अंदर के गुण हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे विजडम है, समझदारी, वो दिखती नहीं है, महसूस होती है। इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ये सब वर्ड जो है वो दिखते नहीं है, महसूस होते हैं, हमारे अंदर के गुण। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा हमने देखा मटेरियल नाउन, वो भी अनकाउंटेबल है क्योंकि वो गिने नहीं जाते, वो मेजर होते हैं, मापे जाते हैं, वो गिने नहीं जाते। ठीक है, फिर तीसरा हम अगर बात करें इसके अंदर, एक कैटेगरी मैंने आपको और बताई कि वो जो साइंटिफिक टर्म्स होती है, जैसे अपने बात करें डिस्टेंस की, जिनकी यूनिट्स होती है, जिनकी यूनिट होती है। यूनिट होने का मतलब क्या हुआ? उसको उस यूनिट में गिन रहे हैं या माप रहे हैं? माप रहे हैं। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर या मील में गिनते हैं कि मापते हैं? मापते हैं। और वो जो किलोमीटर है या मील है वो गिना जा रहा है। तो किलोमीटर, मील, और अगर टाइम की बात करें अपने, सेकंड, डे, मंथ, ईयर, ये सब काउंटेबल है। लेकिन ये जिसके बारे में बता रहे हैं वो अनकाउंटेबल है। तीसरी कैटेगरी आई थी, जैसे पावर। पावर कैसा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही। अगर अपने बात करें वर्क की, वर्क काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। फोर्स अनकाउंटेबल। मीटर काउंटेबल। सेकंड काउंटेबल। तो ये फर्क है इनमें। फिर तीसरी कैटेगरी हमने लास्ट में ये पढ़ी थी कि ऐसा नाउन जो खुद कुछ नहीं होता लेकिन बहुत सी चीजों के बारे में बताता है, वो कंसेप्ट नाउन होता है। जैसे ज्वेलरी, फर्नीचर, और स्टेशनरी, और इसमें एक मशीनरी वर्ड लिखवाया था। एक अपने बात करें इसमें स्टेशनरी बता दिया था क्या? मनी, म्यूजिक, इक्विपमेंट, ये सारे अनकाउंटेबल है। ग्रोसरी, ग्रोसरी जो होता है, जो किराने की दुकान होती है, जो ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं उसको, अपने उसको जाके बोलते हैं कि 2 रुपए की ग्रोसरी दे दो। ग्रोसरी होता है कुछ क्या?
ये जो आटा दाल चावल तेल वगैरह ये सब कुछ मिला मिलू के कुरकुरे लेज और ये फ्रिज में पड़ी चॉकलेट और सब सब कुछ मिला मिलू के क्या होता है वो ग्रोसरी होता है वो। ग्रोसरी अपने आप में कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कोई शब्द है जो खुद कुछ है ही नहीं तो उसको गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे, वो भी अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, यहां तक याद हुआ। आज अपने नया पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने ये शब्द बोला अभी डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर कौन सा आ सकता है? थोड़ा सा ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं ये वाले, काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनके लिए यूज होने वाले डिटर्मिनर्स की अपने बात करते हैं। देखो डिटर्मिनर्स, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं इसमें कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पहली लाइन लिखी होती है ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ऐसे करके लिखा होता है कि ज्ञात करो। तो वो जो डिटरमाइन शब्द लिखा हुआ है ना, डिटरमाइन द वैल्यू, उस डिटरमाइन शब्द से बना है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का मतलब क्या हुआ? जो उस नाउन के बारे में क्वालिफाई करेगा, उस नाउन के बारे में बताएगा कि वो नाउन की क्वांटिटी कितनी है, उस नाउन की संख्या कितनी है। ये सब चीजें जो है ना वो एडजेक्टिव नहीं बता सकता। देखो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में फर्क क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों नाउन के लिए यूज होते हैं, या कह दें अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, बस यही सिमिलैरिटी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनर जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर देता है, मतलब उसको सिंगुलर, उसको प्लूरल, उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये सारे काम डिटर्मिनर करता है। जैसे मैं ये कहूं ब्लैक चेयर, तो इस ब्लैक की वजह से चेयर सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? कुछ भी नहीं, तो ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। जैसे अपने कह दें गुड क्वेश्चन, गुड की वजह से क्वेश्चन सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सम बॉयज या सम बॉय, दोनों में से कौन सा सही होगा? सम बॉयज या सम बॉय? कुछ लड़के आए थे या कुछ लड़का आया था? कुछ लड़का आया था क्या मतलब? कितना आया था? गोडे तक आया था, तो क्या वो कुछ लड़का हो सकता है? नहीं भाई, सम बॉयज होगा। अब बताओ सम के बाद में काउंटेबल नाउन सिंगुलर आया कि प्लूरल आया? प्लूरल आया, फिक्स है। अच्छा आपने कह दें कि अ बॉय या अ बॉयज? अ बॉय, एक लड़के आया था, ऐसे हो सकता है क्या? तो ए के बाद में बॉय आया कि बॉयज? बॉय आएगा, सिंगुलर आएगा। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना उसके बाद में नाउन की पोजीशन फिक्स होती है, एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता। और मजे की बात यह है कि डिटर्मिनर गिनती गई है। अभी अगर अपने छोटा सा आइडिया लें इसके अंदर के डिटर्मिनर कैसे कैसे क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जब डिटर्मिनर टॉपिक पढ़ेंगे तो इनमें डिफरेंस भी पढ़ लेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, वो अपने तब देख लेंगे। क्योंकि अगर अभी तब वो देख लिया तो तब क्या देखेंगे? तो इसलिए अभी सिर्फ नाउन के बारे में देख लेते हैं। डिटर्मिनर्स दोनों के लिए कौन से यूज होते हैं वो देखते हैं अपने। जैसे काउंटेबल के लिए मैं जो ये दो कैटेगरी बना के लिख रहा हूं थोड़ा आसान रहेगा उससे। जैसे ए है या एन है या फिर एनी है, एक होता है मैनी ए, ठीक है, और फिर आता है अपने पास में एक ये वाला सम है, अ फ्यू है, और अकेला फ्यू है, और द फ्यू है, और फिर आता है मैनी। देखो ये जो येलो वाले लिखे हैं ना इनके बाद में काउंटेबल नाउन प्लूरल ही आएगा, और ये जो व्हाइट वाले लिखे हैं इनके बाद में काउंटेबल नाउन सिंगुलर ही आएगा। ये दो कैटेगरी में हमने बांट दिए। ए एन एनी मैनी ए, इसके बाद काउंटेबल नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सम, अ फ्यू, और फ्यू, और द फ्यू, और मैनी, इनके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल ही आएगा।
इनके बाद ये रहा काउंटेबल नाउन प्लूरल ही आएगा। ठीक है, आपको इधर से दिख रहा है पूरा बोर्ड या ये बीच में आ रहा है? ऐसे अलाउड है क्या इसको हिला दें? नहीं दिख तो रहा है, वो ये दिख रहा होगा ना। चलो ऐसे करते हैं अपने, मुझे लगा थोड़ा आसान काम कर लेते हैं। बोर्ड भारी है ये वाला लेक्चर स्टैंड, ये हल्का है, ये ऐसे करते ही ऊपर हो गया। नहीं मेरे लिए तो भारी है, कमजोर व्यक्ति हूँ, दिखने में ही पता लग रहा होगा। इस पे एग्जांपल देखें। अच्छा ये समझ आया क्या? चलो अभी कंफ्यूज करते हैं। अच्छा पहले ये एग्जांपल देख लो, ए एन एनी, ए या एन या एनी, मैनी ए, इनके बाद अच्छा ये देखो लिखा क्या हुआ है, चालाकी देखो एग्जामिनर की क्या करेगा वो, मैनी ए लिख देगा, उसके बाद में आपको दे देगा ब्लैंक कि नाउन कैसा आएगा। अब मान लो कोई ज्यादा जल्दी में होता है, कई बार होता है ना एग्जाम करने में ज्यादा जल्दी कर रहे होते हैं गोले भरने में अपने कि ओह सी भरना था ए भर दिया। मैनी ए के बाद में ये देखो ए लगा हुआ है, ए के बाद नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। आप ऐसे याद रखो मैनी ए का मतलब होता है बहुतों में से एक, और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो इसलिए बहुतों में से कोई एक होगा तो वो तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर नाउन आ जाएगा। देखना एग्जांपल इसके। अच्छा ये बहुत बढ़िया है भाई, ये है ना मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, फ्यू और लिटिल के अंदर डिफरेंस पड़ते हैं अपने जब, और इसमें ना मजा भी बहुत आता है क्योंकि इसमें इतने सारे पॉइंट्स आते हैं समझाने वाले, कंफ्यूजन वाले नहीं, समझाने वाले। समझाने वाले का मतलब कि एक बार बता दिया तो फिर कोई भी व्यक्ति भूलता नहीं है, कोई भी बता दे, मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं बताऊंगा तभी ऐसा होगा, नहीं, बहुत सिंपल से हैं ये वाले, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, संख्या में कम, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो सब बातें देखी जाएगी। आप एक एग्जांपल देखो इसका, मैनी ए क्वेश्चन was solved by a student। अब आप देखो ए के बाद में क्या आया? स्टूडेंट, सिंगुलर। मैनी ए के बाद में क्या आया? क्वेश्चन, ये भी सिंगुलर। मैनी ए के बाद में क्वेश्चन और ए के बाद में स्टूडेंट, इसके बाद में सिंगुलर आया। फ्यू वाले देखते हैं अपने। There are a few topics that we should learn। There are a few topics that we should learn। a few के बाद में टॉपिक्स प्लूरल आया। ऐसे धोखा मत खाना कि ए आ गया फिर फ्यू आ गया तो ये सिंगुलर आ जाएगा, नहीं भाई, अ फ्यू इकट्ठा होता है। अ फ्यू का मतलब होता है दो चार, इसका मतलब दो चार होता है, थोड़े से दो चार, और दो चार के बाद में नाउन प्लूरल ही आता है। अच्छा ट्रांसलेशन करोगे एक दो सेंटेंस में आपको दो दो, कोशिश, मतलब कोशिश, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा उसमें, थोड़ी ना गलत हो गया तो एक किस्त और लगेगी आपकी, ऐसे थोड़ी है। देखो बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस दूंगा मैं, दो तीन शब्द होते हैं ना इतने से, जैसे बिल्कुल सोखे हो गए, मैं सही बता रहा हूँ, ये मान लो ब्रह्मांड के सबसे सोखे, ऐसा है। एक क्वेश्चन है कि एक आदमी है, हाँ इसको इंग्लिश में बताना है,
इसका इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो ये सेंटेंस है, पहली बात तो ये नाउन नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। एक आदमी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ए मैन तो एक आदमी हो गया, है कहाँ गया? अ मैन इज फुल स्टॉप, ये सेंटेंस अधूरा है। इज अ मैन, थोड़ी सी और ट्राई करो। मैनी है जी। द मैन सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस नहीं हुआ। हाँ एक आदमी है, चलो इतना तो मैं बता देता हूँ कि आपका आधा तो सही है, ए मैन तक तो ठीक है। सेंटेंस ही इतना था। ही इज अ मैन, ही इज अ मैन तो वो एक आदमी है, कि वो क्या चीज है? वो एक आदमी है, वो ही इज अ मैन हो जाए। ए मैन सेंटेंस नहीं है। हाँ देर को बोला जाता है, देर के दो यूज होते हैं। एक तो वहां वाला, जैसे अगर मैं लिखता एक आदमी वहां है, देख लो एक आदमी वहां है, अ मैन इज देयर। देयर को अगर आपने वर्ब के बाद में लगाया ना, अ मैन इज देयर, तो इसका मतलब हो जाएगा वहां। अ मैन इज देयर मतलब वहां एक आदमी है, या एक आदमी वहां है। ठीक है। देयर एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उससे सेंटेंस की शुरुआत कर दी ना, तो इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी फोन होते हैं ना, दुकान पे बड़े होते हैं, इसका मीनिंग ही नहीं होता कोई, इसीलिए बेचारा डमी सब्जेक्ट है। डमी का मतलब खाली सब्जेक्ट, खाली है तो मीनिंग होगा क्या? जो है ही खाली वो भरा हुआ कैसे होगा? देयर इज अ मैन, यहाँ पर ये डमी सब्जेक्ट होता है, और ये जो है ना अ मैन, ये सब्जेक्ट होता है। अब आप एक चीज बताओ, दो आदमी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दो आदमी है, देयर देयर आर टू मैन, इज नहीं आएगा, देयर आर टू मैन। अब मेरी बात सुनो, अ मैन की वजह से यहाँ पर क्या आया? इज। टू मैन की वजह से यहाँ पर क्या आया? जिस पर वर्ब डिपेंड करती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो असली में सब्जेक्ट कौन हुआ? अ मैन और टू मैन, और ये देयर क्या हो गया? डमी सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। देखो कितना छोटा सेंटेंस, आपको क्या लगता है कि कौन सी क्लास का होगा? फर्स्ट या सेकंड का? दिक्कत, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोगों को स्कूल में बताया नहीं गया। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बताया नहीं जाता ये सब स्कूल में। आपको लगता नहीं है, लेकिन मैं भी स्कूल गया हूँ, और हम लोगों को भी स्कूल में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया इस तरह का। जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तब चीजों का पता लगता है। जैसे अगर ये नोट करना है क्या, कहीं नोटबुक के सबसे ऊपर ये अलग से पॉइंट्स हैं वैसे तो, बोनस टाइप के, कि ये जो देयर होता है इसका मतलब वहां नहीं होता है, ये जो देयर शुरुआत में आया था ना, ये डमी सब्जेक्ट होता है, जो देयर शुरुआत में आ जाए। और जो ये आ रहा है ना बाद में, अ मैन और टू मैन, ये सब्जेक्ट होता है। समझ आया कि नहीं आया? ये क्या है? ये कुछ चीजें हैं जो आगे जाके रिपीट होंगी, निश्चित रूप से रिपीट होंगी। और जब ये दो बार हो जाएगा ना ऐसे, तो आपको फिर ये याद ही हो जाएगा परमानेंटली। ये मेरे खुद की आजमाई हुई चीजें हैं। जैसे और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं ये लिखूं, ये अपने प्रोनाउन में पढ़ेंगे ये चीज। दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन, इन दोनों में से कौन सा सही है? दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन? अच्छा ये तो अपने को पता ना कि इट लिविंग के लिए आता है कि नॉन लिविंग के लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए आता है। और पेन कैसा नाउन है, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है भाई, जिंदा थोड़ी है पेन। और अगर मैं लिखूं इट इज मोहन, अब तीनों में से कौन सा सही है?
इट इज अ पेन या दिस इज अ पेन? और कौन कौन से गलत है? ये वाला अपना सही है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। इट भी देयर की तरह होता है। हाँ, ये जो होता है ना इट और दिस, इनका यूज अपने तब करते हैं जैसे अगर आपने किसी नॉन लिविंग नाउन की जगह पे कोई प्रोनाउन रखना है, जैसे चेयर की जगह पे तो इट आ जाएगा। ठीक है, दिस चेयर इज माइन और ऐसे करके इट इज फ्रॉम और कह दें कि इंग्लैंड, तो वो इट आ गया चेयर की जगह। ठीक है, अब ये जो इट सेंटेंस की शुरुआत में ही आ जाता है ना, ये मीनिंगलेस होता है। जैसे अगर अपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, आप बोला भी होगा सुना भी होगा, इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग की हिंदी क्या होती है? इट इज मॉर्निंग, यह सुबह, यह सुबह हो गई है, सुबह हो गई। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, या ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इट इज 5 o'clock, 5 बज गए। इट का मीनिंग कहाँ आया? आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो दिस होता है ना, ये मीनिंगफुल होता है। अपने कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा है मान लो 3-1 साल का, उसने बोलना शुरू किया अभी, वो चीजें पूछता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या, अपने बताते हैं कि बेटा ये चेयर है, ये दीवार है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है, कि ऐसे ऐसे करके सारा कुछ बताते हैं अपने उसको। तो वहां पर दिस का यूज किया जाता है कि दिस इज अ चेयर। इट इज अ चेयर नहीं आता वहां पर, दिस इज अ चेयर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा है, वो, हाँ, एक वो छोटा बच्चा क्या करता था, दोपहर को घंटी बजा के भाग जाता था जब हम लोग सो रहे होते थे। मैं तो खैर, मुझे नहीं पता था, मैं तो मेरी दिहाड़ी कर रहा होता था। तो एक दिन मैं दोपहर को पहुंच गया घर पे, वैसे ही कोई काम था, मैंने देखा वो छोटा बच्चा जो जिसका नाम बाबूड़ा है, वो बाबूड़ा, वो घंटी बजा के भाग रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा तू है घंटी बजा के भागता है? तो मैंने उसको बाइक पे बिठाया और मैं उसको रिद्धि सिद्धि टू छोड़ाया। मेरे घर से 2.5-1 किलोमीटर दूर है। वो कोई 4, 4.5, 5 साल का होएगा उस टाइम। और मैं फिर चौड़ में आ गया, मैंने कहा अब बजाए वो घंटी और ये और वो है। मैं घर आ गया, मैं जैसे ही घर आया बाबूड़ा सामने बैठा था। वो खेतों से होता हुआ मेरे से पहले पहुंच गया। वो कहता क्यों, रास्ता तेरे को ही पता है? मैंने कहा मालिक आप ही हो सब कुछ। मैं अंदर चला गया। अगले दिन संडे था, फिर घंटी बजी दोपहर को, तो मैंने कहा बाबूड़ा है। बाबूड़ा है कि इंग्लिश क्या होगी? इट इज बाबूड़ा। इट जो है ना वो तब यूज करते हैं जब हमें ऑलरेडी किसी चीज का पता हो। दिस का यूज करते हैं जब उसका इंट्रोडक्शन हो। जब उसके बापू ने हमें मिलवाया कि ये मेरा लड़का है बाबूड़ा, तो वो दिस इज बाबूड़ा हो गया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, ही का यूज तब करते हैं जब थोड़ा सा मान लो दूरी पर हो, या फिर अपने कहें कि वो पास में हो चाहे ना हो, ही का यूज तब कर सकते हैं कि ही इज बाबूड़ा, के वो मिला था ना उधर एक लड़का, हाँ वो बाबूड़ा है, ही इज बाबूड़ा। ठीक है, अब दिस इज अ पेन का मतलब कि मान लो वो छोटे बच्चे ने कोई चीज उठा ली और वो कह रहा पापा ये क्या है, दिस इज अ पेन, ये पेन है, कि अच्छा ठीक है इसका क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दिस इज अ पेन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या बना, दिस इज अ पेन, इंट्रोडक्शन। इट इज अ पेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अपने जा रहे हैं, पैर के नीचे कोई चीज है, अरे तरीके है ये पेन है। पेन है कि इंग्लिश क्या हुई, इट इज अ पेन। इट वहां पर खाली है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, और इट इज मोहन, कि देखना कौन है गेट पे, मोहनियो है, तो इट इज मोहन हो जाएगा। इट इज मोहन का मतलब क्या हुआ कि आपको ऑलरेडी नॉन है वो। जब कोई नॉन होता है ना, जैसे ये नॉन है, नॉन के लिए इट का यूज किया जाता है। हाँ, अब देखो ही और इट में फर्क है। अगर अपने कहते हैं कि ही इज मोहन, और उसका मतलब ये हुआ कि वो मोहन है, वो कौन है वो देखना, वो उधर खड़ा है, कौन है वो जिसका चालान कट रहा है, फिर अपने देखते हैं अरे वो तो मोहन है, ही इज मोहन, तब वो ही इज मोहन होगा। ठीक है, मान लो आप ये कहते हो, क्योंकि देखो हिंदी में भी दो तरीके से बोल रहे हैं अपने, कि वो तो मोहन है, और एक अपने बोलते हैं मोहन है। तो इंग्लिश में भी दो तरीके हो गए बताने के,
अगर आप कहते हो कि वो मोहन है तो ही इज मोहन, अगर आप कहते हो मोहन है तो इट इज मोहन। इट इज ए मोहन मत कर देना कि एक प्रकार का मोहन है, उसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों समझ आए? कंफ्यूजन किसी तरह की है जी? शब्दों की लंबाई देखो कितनी का है। आप है ना ऐसे ही देखा करो इन चीजों को, ऐसे मत देखो जो थ्योरी बताई है कितनी भयानक कितनी विशाल है, वो तो बस समझ में आ जाए। सेंटेंस की लेंथ देखोगे क्या है ये, इट इज मोहन इट इज बाबूड़ा, समझ लेंगे आराम से, आ भी जाएगा। इट और दिस में यही फर्क है। प्रोनाउन में फिर पढ़ेंगे अपने, और जब प्रोनाउन में पढ़ेंगे तब आप बता देना। हाँ ये वाला आया कि नहीं आया समझ में, वापस अपने आते हैं इधर। ये मेरे को है ना देर से याद आ गई ये चीज। अब जैसे अगर यहाँ पर ये बात करें, देखना आप कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स, तो आर क्यों आया इधर, किसकी वजह से आर आया? अ फ्यू टॉपिक्स की वजह से। सब्जेक्ट कौन है? ये भाई साहब है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वजह से क्या आ गया? आर आ गया। ये देयर क्या है? कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं आर सही है ना, देखो टॉपिक्स प्लूरल है, और टॉपिक्स प्लूरल की वजह से आर आ गया। नहीं नहीं ये तो प्लूरल ही होंगे सारे, देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो अ फ्यू, सम, द फ्यू, इन सब के बाद में नाउन कैसा आता है? काउंटेबल, प्लूरल आता है। ठीक है, तो प्लूरल आ गया बेचारा। ठीक है, देखो भाई अब अनकाउंटेबल के बारे में देख लेते हैं अपने, उस तरफ जो था। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं वो देख लो। यहां पर मैनी था, इधर मच है, वहां पर फ्यू था, इधर लिटिल है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और एक और लिख लेना इसमें रिपीट होगा, सम, और ये एनी। ये सम और एनी दोनों में आते हैं। मच है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, सम है और एनी है। देखो इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। एग्जांपल देखना, देयर इज मच नॉलेज दैट वी कैन टेक। बहुत सारा ज्ञान है जो हम अर्जित कर सकते हैं। नॉलेज कैसा नाउन है? काउंटेबल के अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आया? मच। मैनी किसके लिए आएगा? मैनी काउंटेबल और प्लूरल के लिए। मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, मैनी के बाद में प्लूरल आएगा, मैनी ए के बाद में सिंगुलर आएगा। मैनी ए का मतलब बहुत सारों में से कोई एक, उसको कहते हैं। ठीक है जी, किसी तरह का कोई भी डाउट, चाहे वो इट और उस वाले में हो। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बहुत ज्यादा गहरी बातें हो जाती है कई बार, या और समझ जो बता रहा हूँ वो समझ में आ जाता है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि गहरी बातें हो जाती है और मैं आ जाता हूँ वापस और साथ में नहीं लेके आता। हाँ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे अपने, बिल्कुल पढ़ेंगे अपने। पहले एक बार थ्योरी पढ़ देते हैं। फर्स्ट ग्रेड में हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपके फिलर्स वाले आते हैं, उसके अंदर अंडरलाइन करके पूछेगा भी वो कि ये वर्ड क्या है, वो आपसे सेंटेंस को सही भी करवाएगा। हाँ लेकिन वो 5 क्वेश्चन कौन से आएंगे वो हमें पता ही नहीं है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह जो होती है ना, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपके वो क्या करता है, सेंटेंस के करेक्शन या फिर पार्ट ऑफ स्पीच ये लिख के दे देगा
पार्ट ऑफ स्पीच में आपके नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, डिटर्मिनर है, प्रीपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस वगैरह ये आपको तब आएंगे जब आपको टेंस आएगा। टेंस आपको तब आएगा जब आपको वर्ब और ये एडवर्ब ये दोनों आएंगे। मतलब अपने अगर ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं सिलेबस को तो आपका 1.5 से कोई 2 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अगर गहराई में पढ़ते हैं अपने इसको, थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं तो आपको मैक्सिमम 2.5 महीने लग जाएंगे। मतलब 1.5 की जगह 2.5 महीना लग जाएगा आपको। लेकिन हाँ वो है कि जो 2.5 महीने लगेंगे ना, फिर उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये जो अपने ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, वो 1.5 महीने का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद क्या होता है, हमें और पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, उसके बाद हमें फिर 1.5-2 महीने लगाने होते हैं, उसमें भी फिर यही करवाया। उसके बाद फायदा क्या हुआ, एक बार और 1.5 महीने लगाए, तो यही थोड़ी करते रहेंगे। एक बार गहराई में पढ़ के, तबीयत से पढ़ के, अपने पास क्योंकि टाइम ही टाइम होता है। और कल को जब जॉब वगैरह आती है अपनी, तो जॉब वगैरह आने का मतलब ये है कि आज का समय ये, आप मानो चाहे ना मानो, बेसिक तो क्या, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जितने एग्जाम मैंने दिए हैं, जितने एग्जाम्स में मैं किसी में 1-1.5 नंबर से रहा हूँ, कभी किसी में, कभी जो भी जॉब मैं ज्वाइन भी करी थी वहां पर भी मैंने स्टूडेंट्स का जो लेवल देखा था, और लगभग 10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा मानना इतना ही है इस वक्त के, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पास होने के लिए मत पढ़ो। आप जैसे होता है ना कि एक होता है कि हम लोग टारगेट रखते हैं, जैसे मैं पूछूं आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है बता सकते हो? 2nd ग्रेड। आपका सर? SI, पंजाब SI। आपका भी सर? आपका मैडम? RS। आपका भी? तो हम सभी ने टारगेट रखे हुए हैं गलत, ठीक है? नहीं, मैं आपको सही टारगेट बताता हूँ क्या होता है। हमारा टारगेट होना चाहिए डेली का, कि आज मेरे को इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इतने टॉपिक मैंने समझने हैं, ठीक है? वो हम लोग रास्ता ही गलत पकड़ के बैठे होते हैं कि मैंने RS या SI उस चीज को अपने देख रहे हैं। पता है इसमें दिक्कत क्या होती है? बीच का रास्ता नहीं दिखता हमें, वो बीच का रास्ता स्किप हो गया ना तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको असल में रखना है डेली का टारगेट। आपने बैच जो भी ज्वाइन किया, बस अब बाकी बातें सब भूल जाओ। जो आपको करवाया जाए, जो आपके मन में हो, जो भी चीजें होती है, शाम के समय या रात के समय जब भी आपका सोने का समय होता है, उससे आधे घंटे पहले आपको मन में ये देखना, सोचना होता है थोड़ा सा कि आज मैंने कितना सीखा। डोरेमोन देखते हो क्या? उसका लास्ट एपिसोड देखा था मैंने यूट्यूब पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट एपिसोड यूट्यूब पे है उसका। उसमें क्या होता है, जो भी कहानी है ऐसे कर कर आके एंड में एक वो कंक्लूजन निकलता है कि वो नोबिता टॉपर बन जाता है क्लास का। और वो शिजुका उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है कि नोबिता तुम इस साल भी टॉप कर गए। वैसे सिर हिला के चला जाता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहती क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? कहता टॉप करना मेरे लक्ष्य में नहीं है, मैं ये देखता हूँ कि मैंने सीखा क्या। हमने सीखा क्या पूरे दिन में? पूरे दिन इतने घंटे लगा के, इतना समय लगा के, इतनी फीस दे के, घर वालों के साथ इतना वो कमिटमेंट किया हुआ है जो हमने, और जो इतना उनकी उम्मीदों का वजन लेके यहाँ पर जो आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमने सीखा क्या? इसको बोलते हैं एटॉमिक टारगेट्स, छोटे छोटे लक्ष्य रखना, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना। डेली का होना चाहिए ये। तो पढ़ें तो गहराई से पढ़ें, अदरवाइज ना ही पढ़े, है ना? ये दो ही चीजें होती है, या तो कुछ नहीं होता या फिर बहुत कुछ होता है। वेटिंग लिस्ट वाला सीन होता ही नहीं है ना? अपने यही है, रिजल्ट एक ही प्रकार का होता है, उसके लिए आपको बाकी सब भूलना होगा। वही सिर्फ टारगेट देखो, और डेली का टारगेट देखोगे, शाम को बैठ के सोचो कि आज क्या सीखा। तो सीखने पे जोर दो, और किसी बात पर नहीं, सिर्फ एक बात, ठीक है? तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो है ना, उनके लिए ये वाले डिटर्मिनर्स हैं। और एक एग्जांपल तो ये रहा, नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। उसके लिए क्या आ गया? मच आ गया। अ लिटिल का यूज और कर लेते हैं अपने इसमें, देखो कैसे करेंगे।
they have a little time for us, so you can meet them. देखना पॉजिटिविटी सी आ रही है इसके अंदर कि उनके पास में थोड़ा सा टाइम तो है हमसे मिलने का, तो तुम जाके मिल सकते हो। आ लिटिल के बाद में क्या आया? टाइम। और टाइम कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। दे हैव अ लिटिल टाइम फॉर अस सो यू कैन मीट देम। ठीक है जी। एक मैं आपको भी कह रहा था ना कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला काम करते हैं, वो देखें। और ये चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, या एसएससी का, ये इन सब में है ना, मुझे थोड़ा सा पर्सनली ये इंपॉर्टेंट लगता है जो मैं अभी बात करने वाला हूँ। ये लिख लिया होगा? वही कंट्रोवर्शियल सा है ये थोड़ा सा। मोर देन वन, मोर देन वन को हिंदी में क्या कहते हैं? मोर देन वन, एक से ज्यादा। मोर देन वन को क्या कहेंगे हम? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कोई काउंटेबल चीज क्या होगी? सिंगुलर के प्लूरल? एक से ज्यादा है, जैसे चेयर है यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा क्या हुई? प्लूरल हुई, है ना? प्लूरल नाउन आएगा। तो मोर देन वन के बाद में एक तो वही बात है, काउंटेबल नाउन आएगा ही आएगा। और कैसा आएगा काउंटेबल नाउन? सिंगुलर के प्लूरल? यहाँ सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये वही है कंट्रोवर्शियल। देखो इसकी वजह से वन के बाद नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। तो यहाँ पर वो इसको कंसीडर करता है। वन के बाद में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि लो जी सारा कुछ समझ आ गया कि हाँ जी आ गया, ये देखो फिर। ठीक, एग्जाम्पल देखो इसका। मोर देन वन क्वेश्चन was easy to solve। मोर देन वन के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं लगाना। हाँ, ट्रांसलेशन करेंगे अगर अपने तो फिर एक से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाता है, वो एक से ज्यादा प्रश्नों को। जबकि हिंदी में भी इसका मीनिंग होता है कि एक से ज्यादा प्रश्न थे वहां पर सुलझाने के लिए, तो एक से ज्यादा प्रश्नों को नहीं, एक से ज्यादा प्रश्न बनेगा ये। हालांकि वो एक पॉइंट आता है अपना कि ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। अगर आप ट्रांसलेशन की तरफ रहोगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी एग्जाम में। तभी तो वो कहता है कि ग्रामेटिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल, ये दो शब्द लिखता है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखता वो। जैसे मान के चलो कि कल को किसी अंग्रेज को अपने कोई सेंटेंस दे दें कि इसके अंदर एरर निकालो या इसको पूरा सही करके दिखाओ, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा क्या? तो हम भी क्यों करें? हम लोग ग्रामर के रूल्स अप्लाई करें, जो रूल है भारतीय है वैसे तो। और ट्रांसलेशन मत करो, ट्रांसलेशन नहीं करना। अगर ट्रांसलेशन करोगे तो आपका 99% चांस है, 1% वो ऐसे के लग गया तुक्का सही। ट्रांसलेशन मत करो। और ट्रांसलेशन करेंगे तो गड़बड़ होगी, जैसे इसमें हो गई ना। हाँ, हिंदी में वैसे बोला जाएगा, इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा। इंग्लिश में मोर, हाँ इसमें ये होगा कि मोर देन वन जो है ना, इस वन की वजह से ये नाउन जो है वो सिंगुलर आ गया। काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ गया, किसकी वजह से? वन की वजह से। क्योंकि वन के बाद में नाउन हमेशा कैसे आते हैं? सिंगुलर आते हैं। और मोर देन वन, अच्छा मोर देन टू होगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा। टू के बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री हुआ तो फिर भी प्लूरल आएगा। वन के अलावा कुछ भी लगा दो उसके बाद में नाउन प्लूरल ही आएगा। ये पॉइंट है। ठीक है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा हम आपसे पूछ ही लेता हूं। आपने 100 का नोट देखा? ये नाउन में कैसे इंपॉर्टेंट है चीज। 100 का नोट देखा? 100 का नए वाला, उस पे किसकी फोटो है? 100 के नोट नए वाले पे
100 का नोट देखा है क्या? सही बताओ, अभी है किसी के पास 100 का नोट? मैं मांग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ वैसे ही है क्या, कहीं आप सोचो मांग रहा हूँ। 100 का नोट है ना? अब मेरी बात तो सुनो। चलो ठीक है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। ये कितने का नोट है? 100 का। 100 का एक नोट है। ये 100 का नोट है ही नहीं, 100 का नोट होता ही नहीं है, इसके ऊपर 100 लिखा ही नहीं हुआ, 100 रुपए का भी नहीं है ये। देखो क्या लिखा, पूरा क्या पढ़ना, 100। 100 कितने का नोट है ये? 100। 100 का मतलब होता है 20। ये कितने का नोट है? उसने बेचारे ने कितनी बार लिखा है, मैं धारक को। 1000 का मतलब 30, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1000 का मतलब होता है 30, 100 का मतलब 20, मिलियन का मतलब 6 0, बिलियन का मतलब 9 0, ट्रिलियन का मतलब 12 0। ठीक है, तो हम लोग स्पोकन में बोलने में यूज करते हैं चीजें कि जीरो का मतलब 1 0, 1 0। देखो ये होता है ना, जो वर्ड अपने कह रहे हैं 100, 100 जो वर्ड है इसका मतलब होता है ये 2 0। ये 100 है। वो सैकड़ा वर्ड अलग है, 100 वर्ड अलग है। जैसे अपने कहते हैं ना एक और पहला, 100 के गुणांक के लिए होता है वो। सैकड़े का मतलब 100 का गुणांक कितना है। गणित में ये चीजें हैं। जैसे अपने कहते हैं कि एक और पहला, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो 100, 100 फिर 10, 110 तो नहीं होता वो, कि 110 रुपए देना, 110 वो क्या, 110। फिर आया 500 का नोट, 100 कितने 100, ठीक है। 1000 का नोट, कितने 1000 का, 1000 का तो बंद हो गया, 2 का भी हो गया, खैर 2000। इस पर अपने कल बात करेंगे। ये नाउन होते हैं, 100, 1000 वगैरह वगैरह, इसके लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, या पहले नहीं थे अब हो गए, कि पहले अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी कि अचानक से एक इंग्लिश वाला आया। समझ तो आ रहा है ना? राइटिंग के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है। लो भाई, बाकी अपने कल देखते हैं।